Very good morning to all my dear friends. So how are you all? I hope you all are doing very well. So in previous video we cover partnership account 1 and 2. Now today we do the fifth unit. तो आज हम लोग करेंगे fifth unit valuation of shares. फर्स्ट हम करेंगे शेयर्स देन गुडविल. तो शेयर्स के लिए है 3 इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यील्ड वैल्यू, बेसिक्स मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड. गुडविल के है सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो आज हम लोग देखेंगे ये 3 एक साथ, इंट्रिंसिक, यील्ड एंड फेयर वैल्यू. ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा. तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे ये समझा डालता हूँ कि इंट्रिंसिक हमको यहाँ पे डिफरेंट नेम्स है कुछ. तो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर को हम नेट एसेट बेसिक्स भी कहते हैं. फिर उसके बाद उसी को एसेट बैकिंग मेथड भी कहते हैं और ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं. ठीक है, आप याद रखें इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर को. और अर्निंग कैपेसिटी को हम यील्ड वैल्यू पर शेयर भी कहते हैं. और फेयर वैल्यू मेथड जो हमारा लास्ट है ड्यूअल वैल्यू मेथड भी कहते हैं. तो आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होइए. अगर आपको कुछ नेम दे रहा है यानी कि एसेट बैकिंग मेथड है तो आपको समझ जाना है वो इंट्रिंसिक ही है. अगर अर्निंग कैपेसिटी या यील्ड तो आपको समझ जाना है वो यील्ड ही है. अगर ड्यूअल दे रहा है तो आपको समझ जाना है वो फेयर वैल्यू मेथड है. ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. तो आपको मैं फर्स्ट प्रोफार्मा दिखाऊंगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का. अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं या फिर लिखना चाह रहे तो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं. यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर में ये प्रोफार्मा है उसका. तो यहाँ पे फर्स्ट बनेगा स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ई है सच यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर. तो यहाँ पे टोटली चैप्टर बेस है अपना वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू पर शेयर, और बोलते सो वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, उसी के ऊपर बेस है. तो हमारा यहाँ पे टोटली वही बनेगा, दूसरी चीज़ कुछ नहीं बनेगी. ओनली रिलेटेड शेयर में बनेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर. और गुडविल का जब रहेगा वो तो इंटेंजिबल एसेट है, वो टोटली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही बनेगा. तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं डालना है, एक बार ध्यान में रख लेना है बात. आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज नहीं बनाना है. ठीक है, जैसा हम ऑलरेडी पुराने उसमें बनाए हैं. ठीक है, तो खाली अमाउंट डालना है आपको. फिर उसी के साथ पर्टिकुलर्स. तो आपको पर्टिकुलर में दिख रहा होगा एसेट, तो आपको एसेट लिखना है. फिर ऑल एसेट शुड बी टेकन एट मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट. तो आपको पहले मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू तो आपको पता है. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं एंड बुक वैल्यू. ठीक है, आपको आज भी बता दूंगा मैं इसी वीडियो में. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूरा एसेट लेना है मार्केट वैल्यू के एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट. अब जो भी फिक्टिशियस एसेट है, जैसा कि यह है फिक्टिशियस एसेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरराइटिंग कमीशन, और बोलते हैं आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस को जस्ट लीव कर डालना है, इसको छोड़ना है आपको. ठीक है, इसको टोटली खाली बस आपको ध्यान में रखना नहीं है. अगर ये आ गया तो आपको जस्ट इसको इग्नोर करना है. ऑल एसेट शुड बी टेकन एट मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट. तो हम फर्स्ट इसमें मार्केट वैल्यू लेंगे. तो मार्केट वैल्यू लिए बाद जो भी एसेट हमारे बच रहे वो भी ले लेंगे हम एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के. फिर उसके बाद हमको एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेना है. बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओल्ड डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, वो लेना है हमको. तो उसके यहाँ पे पूरे एंट्री ऐसा बनेंगे जो भी है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बनेंगे उसके जो भी है. फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है इसको हम, एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेस. फिर उसके बाद ये भी लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एरियर्स. यहाँ पे हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एरियर्स नथिंग बट बकाया जो भी बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ डिविडेंड जो भी है वहाँ पे वो लिखेंगे. देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. जो ये दोनों का लेस आ रहा है हम टोटलिंग करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और एसेट में से माइनस करेंगे तो हमारे को निकल के आएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर करने कितना अमाउंट बाकी है तो हम उसको लिए लगाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे. फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने डिवाइड करेंगे देन हमको टोटली उसका अमाउंट कैलकुलेशन मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग करेंगे E38 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा रिलेटेड है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का. थोड़ा ट्रिकी है और इसके अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर भी मिल जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एरियर्स. तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन चॉइस करा. तो ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये है बुक वैल्यू और जो भी एडजस्टमेंट में देता है वो होती है मार्केट वैल्यू. यहाँ से मार्केट वैल्यू यहाँ तक. ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बुक में पेज नंबर निकाल लें. तो चलिए अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो आपको पेज टर्न करे बाद आपको एक बार बता डालता हूँ मैं. यहाँ पर फर्स्ट मार्केट वैल्यू लेना है आपको, फिक्स सेट जो भी है आपको टोटली वही लेना है.
तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो कैसा करते हैं। तो आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू फर्स्ट लेना है। तो मार्केट वैल्यू में देखिए आप, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन शेयर फिक्स एसेट आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%। तो फिक्स एसेट को हमको डिप्रिशिएट करना है, फिक्स एसेट। तो इसकी वैल्यू है हमको निकलेगी फिक्स एसेट की 40 लाख। तो डिप्रिशिएट का परसेंटेज को दिया है वहाँ 10% डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम करेंगे तो हमको टोटली अमाउंट इसका निकल के आएगा 36 लाख। ठीक है, 36 लाख। फिक्स एसेट को हम 10% डिप्रिशिएट कर दिए। यहाँ पे लिखे हुआ था मार्केट वैल्यू में, फर्स्ट हम मार्केट वैल्यू में है। आप स्टेप बाई स्टेप जाइए, बहुत ही ईजी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको सेकेंड लिखा हुआ है वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आर टू बी रीवैल्यूड एट 11 लाख। तो रीवैल्यूड करा है यहाँ पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी पुरानी, यानी कि आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू एट 11 लाख। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू थी 10 लाख। ठीक है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? आपको मार्केट वैल्यू में अमाउंट जो भी दे दिया आपको वो लेना है। देन आपको जो भी मार्केट वैल्यू में नहीं मिला, जो भी बकाया, जो भी बचे हुआ है, आपको देन उसको एसेट में लिखना है। तो आपको बताऊंगा मैं वो कैसा करते हैं। तो मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू कितनी हुई, तो इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू 11 लाख। तो मैं डायरेक्टली 11 लाख लिखूंगा यहाँ पे। फिर उसी के साथ देखिए स्टॉक 5,80,000। तो स्टॉक को हम करेंगे 5,80,000 मार्केट वैल्यू 5,80,000। फिर उसके बाद डेप्टार्स वी रिलीज 11,75,000। तो डेप्टार्स भी हमारा एसेट है, डेप्टार्स 11,75,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग? अब हमारे को मार्केट वैल्यू टोटली ख़त्म हो चुके हैं। फिर उसी के साथ वहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ। तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के ऊपर 6 मंथ का चार्ज करके अमाउंट लिखना है। एंड प्रीफरेंस डिविडेंड और फॉर 2004 इज टू बी पेड। तो प्रीफरेंस डिविडेंड को उसको पे कर चुका है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो ईच इक्विटी शेयर का हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट क्या आता है। तो अभी हम करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि एंट्री कुछ बाकी है क्या। तो आपको बता डालता हूँ मैं। तो आपको करंट लायबिलिटी में नहीं, एसेट में ही देखना है। एसेट में आना है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में देखिए फिक्स एसेट हमने ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, 10% डिप्रिशिएट हो गया, मार्केट वैल्यू में दिया था। टेंजिबल भी उसी कहते हैं। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे 11 लाख दिया था, मार्केट वैल्यू में हमने ये ले लिया, वो भी ले लिया। देन उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्रीज कहते हैं स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो इन्वेंट्रीज भी ऑलरेडी वहाँ पे दे चुका है। स्टॉक 5,80,000 मार्केट वैल्यू, हमने वो भी डाल लिया। देन उसी के साथ ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं सन्ड्री डेप्टार्स को। छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखिए। सन्ड्री डेप्टार्स को ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो वहाँ पे डेप्टार्स भी ऑलरेडी दे दिया 11,75,000। तो हमारा लास्ट छुटा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये कितना है, इसका वैल्यू है हमारा 2 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका है वैल्यू 20,000। सॉरी 2 लाख। तो उसी के साथ हमको पेस्ट डन करना है। फिर नोट्स में भी देखना है शेयर कैपिटल है या रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं। अब ये चलिए, तो हम अभी यहाँ पे कर चुके हैं हमारा एसेट। तो हम इसको टोटलिंग करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगी 66,55,000। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको यहाँ पे बनाना है लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो हमको लेस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो आपको जो भी लाइबिलिटीज़ है आपको वो लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे लाइबिलिटीज़ में आप अगर 10 पेश करेंगे E38 पे, तो आपको वहाँ पे देगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दे रहा है आपको। और बोलते सो आपको अगर और अभी टर्न करेंगे वहाँ पे आपको 8% डिबेंचर बोल के दे रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर नोट्स के अंदर। तो 8% डिबेंचर लेना है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट 8% डिबेंचर लेना है। तो उसकी वैल्यू है हमारे को 8% डिबेंचर की 10 लाख। तो हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है अभी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10 लाख इंटू
8% करना है, ठीक है। 8% दिया है डिबेंचर, तो 10 लाख ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो हमको 8% डिबेंचर देना है 10 लाख के ऊपर। फिर उसी के साथ हमको 6/12 से इंटू करना है। तो क्यों करना है हमको 6/12 से, वहाँ पे दिया देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ का हमको बनाना है। एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, तो प्रीफरेंस जो भी है वो ऑलरेडी पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 10 लाख के ऊपर हम 8% देंगे। देन उसके बाद जो भी अमाउंट निकलेगा 10 लाख, जैसा कि आपको बता देता हूँ मैं कितना अमाउंट निकलता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली करना है, देखिए 10 लाख फर्स्ट देना है यहाँ पे कितना वैल्यू है, फिर उसके बाद इंटू 8% बोल के जरा इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे को निकला 80,000। फिर उसी के साथ हम 6/12 ऐड करेंगे उसमें, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे को टोटल निकल गया 100,000, 10,000, 40,000। तो 40,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ था आपको, ठीक है। वहाँ पे 6 मंथ ऑलरेडी दिया था इसलिए हमने लिया, अगर 6 मंथ नहीं रहता तो हम बिल्कुल भी उसको इग्नोर करते थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हो गया है, क्योंकि और अदर लाइबिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपको बता डालता हूँ मैं। सॉरी, अभी ट्रेड पेएबल है एंड अदर करंट लाइबिलिटी, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, शेयर होल्डर फंड को तो आपको इग्नोर करना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया अभी, तो करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लाइबिलिटी हमको लेना है, ठीक है। तो चलिए, ट्रेड पेएबल, उसका अमाउंट है हमको ट्रेड पेएबल का 40 लाख, है सॉरी। और उसी के साथ हमको अदर करंट लाइबिलिटी OCL लिख रहा हूँ मैं, अदर करंट लाइबिलिटी का अमाउंट है हमारे को 1 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका। तो उसी के साथ आपको यहाँ पे लाइन मारना है और जितनी इसकी टोटल करना है आपको वैल्यू, टोटल वैल्यू करके आपको डालना है अमाउंट यहाँ पे राइट साइड। तो आपको टोटल निकलेगा 15,40,000, 15,40,000। फिर उसी के साथ आपको लास्ट स्टेप बनाना है, लेस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, लेस प्रीफरेंस शेयर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको प्रेफरेंस शेयर दिखेगा यहाँ पे देख सकते हैं आप, नोट्स में आपको प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो आपको प्रेफरेंस शेयर की पहचान होना चाहिए प्री। तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 10 लाख, तो इसके ऊपर 9% हमको करना है, 10 लाख इंटू 9%, तो जो भी वैल्यू आएगी हम वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर या डिविडेंड जो भी बोल लीजिए, 10 लाख इंटू 9%। तो ये जो भी निकलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, प्रेफरेंस शेयर था हमारा 10 लाख, एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद इसका 9% निकाले तो हमको निकला 90,000। देन इन दोनों को प्लस करेंगे, मैं 10 लाख इसलिए डाला, प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू वो डाला, देन उसके ऊपर 9% निकाला मैं, तो 90,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो, सॉरी पहले हम यहाँ पर का प्लस करेंगे 66 लाख और 15 लाख, सॉरी माइनस। तो हमको इन दोनों को सिंपली माइनस करना है, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 51,15,000। देन उसी के साथ हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10,90,000। देन हम इन दोनों को इसमें से बोलते सो माइनस करेंगे और हम देखेंगे क्या आता है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको निकलेगा 40,25,000। आपको जस्ट खाली एक बात ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे आपको एसेट को टोटली प्लस करना है, एसेट को प्लस करना है, फिर लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है और प्रेफरेंस शेयर को दोनों को मिलाना है, यहाँ पे लिखना है, फिर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू यहाँ पे निकलना है। इन दोनों को माइनस करेंगे 51,15,000। देन उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे 1,09,000। फिर उसके बाद हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40,25,000 हमारे अमाउंट आएगा। तो ये है हमारा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट अवेलेबल टू ESH लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसी के साथ हमको इसमें डालना है वैल्यू में, तो हम लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट अवेलेबल ESH
तो अमाउंट कितना है ये एस के पास, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट आपको कितना मिला इक्विटी शेयर होल्डर का, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 40,25,000। देन उसी के साथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे क्या कितने रहे देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर हमारा 10 लाख था और इक्विटी शेयर है हमारा 1,600,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे देखिए 20 लाख है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करिए, 20,000 इक्विटी शेयर्स है, उसके ऊपर 100 रुपीज़ वैल्यू है। तो 10,000 हमारे क्या थे, प्रेफरेंस शेयर थे और 100 रुपीज़ उसकी ईच वैल्यू थी। तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल वैल्यू लेना है, ना कि पूरा टोटल लेना है। एक्चुअल वैल्यू इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है, 20,000 एक शेयर की वैल्यू है, 100 शेयर के 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमारी 20,000 लेंगे हम इक्विटी शेयर के अमाउंट। फिर उसके बाद हम करेंगे इन दोनों को डिवाइड। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 201.25 पर शेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी सेम है 201.25 रुपीज़ पर शेयर। तो ये था हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से, एसेट में टोटली सब लेना है फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। ठीक है, तो इसी के साथ हम करेंगे अभी यील्ड वैल्यू पर शेयर। तो आपको कुछ इस तरह बनाना है यील्ड वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे देखिए अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी कहते हैं और यील्ड वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक, तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड में क्या बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट ये है प्रोफार्मा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, फिर माइनस टैक्सेशन कितना निकाले, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन दोनों को माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व का कितना माइनस हुआ, प्रीफरेंस डिविडेंड क्या है। ठीक है, तो स्टेप 1 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमारे को जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है, ये मेरे को ऊपर लिखना था बट मैं नीचे लिख दिया, सॉरी। तो आपको यहाँ पे टोटली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या आ रहा, टैक्सेशन माइनस करे बाद, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व माइनस करे बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करे बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या आ रहा हमको वो मालूम करना है। देन उसके बाद स्टेप 2 में हमको मालूम करना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है एक्सपेक्टेड, तो ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमको लेना है। देन उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट जितना आ रहा, फिर उसके बाद इंटू 100 करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑलवेज याद रख लीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा क्या बोलते हैं क्वेश्चन में आपको देगा, ऑलवेज देगा। ठीक है, ये देगा। फिर उसके बाद स्टेप 4, आपको ये भी थोड़ा कभी कभार आपको कंफ्यूज करता है, आप ये वीडियो देखे बाद या इससे पहले कभी भी करे होंगे शायद, आप 1-2 मेथड करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 करना है कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू पर शेयर। तो यील्ड वैल्यू पर शेयर कैसा मालूम करते हैं हम, ERR बाई NRR। ERR क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप कैपिटल, कितना पेड करें, कितना अमाउंट है। ठीक है, उसको करेंगे तो हमको मिलेगा यील्ड वैल्यू पर शेयर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आज हम लोग करेंगे सिंपल सा सोल्यूशन इसका। यहाँ पे देखिए 2000 जो भी यहाँ पे दिया है, मैं आपको ये करते करते बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोफार्मा के वैसा ही करना है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ पे इक्विटी शेयर, यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ईयर बिफोर टैक्स तो 3 लाख है, तो मैं डायरेक्टली 3 लाख डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको देखना है माइनस टैक्सेशन, आपको प्रोफार्मा सही लिखना है आपको हमेशा। अगर टैक्सेशन नहीं भी दिया तो आपको माइनस टैक्सेशन लिखना है और आप इसको डैश मारना है अगर नहीं दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेट ऑफ टैक्स 50% बोल के दे रहा है, रेट ऑफ टैक्स 50%। 50% किस पे करना है हमको, 3 लाख पे 50% करना है, तो हमको निकल के आ गया 1,50,000। ठीक है, यही रहेगा ना, 50% बोल के दे रहा है, वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत करता है। आप 1-2 करना आप लोग, तो आपको जब भी आएगा समझ में। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो इम्पॉसिबल। तो हमको क्या करना है, सिंपली इसको हमको माइनस करना है और देखते हैं हमारी वैल्यू 1,50,000 ही आती है सेम। ठीक है, तो ये जो 1,50,000 आ रही है हमारी, ये पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1,50,000। फिर उसी के साथ हमको करना है माइनस ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व एवरी ईयर 20% ऑफ प्रॉफिट, तो 3 लाख का है, उसके ऊपर 20% हमको क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व करना है। तो हमको मिलेगा 30,000
देन उसको हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस है तो माइनस ही करेंगे, तो हमारे निकलेगा 1,20,000। ठीक है, फिर उसी के साथ हमारा लास्ट है बचे हुआ प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रेफरेंस शेयर की है टोटल वैल्यू 2 लाख एंड एक्चुअल वैल्यू 100,000 लाख 2 लाख, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2,000। तो हम इससे पहले जो करे थे हम लोग, तो उसमें हम लिए थे ओनली एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू लेके हम 10 लाख इंटू 9% करे थे, 10 लाख इंटू जो टोटल वैल्यू लेके हम लोग 9,000 से करे थे। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको यहाँ पे 20,000 नहीं लेना है, 2,000 नहीं लेना है, इसकी टोटल जो वैल्यू आ रही है ना हमको वो लेना है 2 लाख। 2 लाख के ऊपर हमको क्या करना है, 10% निकालना है। तो यह हमारा रहेगा प्रीफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 लाख इंटू 10%। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, ये ध्यान में रखें आप बात। फिर उसी के साथ मैं इसका यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे निकलेगा टोटल अमाउंट इसका 20,000। देन सिंपली मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 1 लाख। तो ये बना हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या बना, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इसी के साथ स्टेप 2 करेंगे हम लोग। स्टेप 2 है हमारा ERR, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका परफॉर्मा ERR बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ERR इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाई इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो हमारे को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया है, 1 लाख, 1 2 3 4 5। तो हमारा इक्विटी शेयर का कैपिटल, तो टोटली हमको इक्विटी शेयर का कैपिटल देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इक्विटी शेयर का कैपिटल आपको यहाँ पे मिलेगा कितना, 4 लाख 100,000 लाख। इक्विटी शेयर का टोटली कैपिटल आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको 4 लाख लिखना है, 100,000 लाख। फिर उसके बाद इंटू 100 करना है, तो आपको टोटली अमाउंट निकल के आएगा 25 रुपीज़ कह लीजिए। ठीक है, रुपीज़ परसेंटेज जो भी है, तो आप इसको करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, ऐसा करेंगे तो। फिर उसी के साथ हमको बनाना है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में कुछ भी नहीं रहता है, जस्ट आपको NRR लेना होता है। NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, NRR ऑलरेडी देता है यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, या कुछ भी बोल के देता है NRR रेट ऑफ रिटर्न, या फिर परसेंटेज की साइन, ये 15%। तो हमको ये 15% लेना है। ठीक है, फिर स्टेप 4 बनाना है हमारा यील्ड वैल्यू मेथड के लिए। तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू पर शेयर। तो हम अब यील्ड वैल्यू पर शेयर का जो भी एक्चुअल अमाउंट निकल रहा हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए है ERR बाई NRR इंटू पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू के लीजिए, कैपिटल लीजिए, या फिर शेयर कितने का है एक, वो हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे करना है, ERR की कितनी थी वैल्यू 25, और हमको NRR 15% था 15। देन उसके साथ पेड अप कैपिटल क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर है, आपको हमेशा इक्विटी शेयर के ऊपर ही लेना होता है। 8 रुपीज़ पर शेयर पेड अप, तो 8 रुपीज़ में पेड अप, तो पेड अप करेंगे तो हमको जस्ट हम 25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 8 करें तो हमको मिलेगा 13.3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13.3। तो आपको मैं लास्ट फेयर वैल्यू भी बता डालता हूँ। फेयर वैल्यू क्या है, सिर्फ कुछ नहीं, एक छोटा सा एक इसका खाली फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है, आपको इंट्रिसिक वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर, जो भी आपको इंट्रिसिक वैल्यू आ रहा है और यील्ड वैल्यू आ रहा है उसको जस्ट प्लस करना है, डिवाइड 2 करना है। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे करके। तो इंट्रिसिक का हमको अमाउंट आया था यहाँ पे 201.25 प्लस 13.3 देन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपको देखिए एक बार, 201.25 प्लस 13.3 इक्वल टू डिवाइडेड 2। तो ये आएगा हमारे 107.2।
2, ये है हमारा फेयर वैल्यू। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान में रख लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय 2, फेयर वैल्यू मेथड ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप क्या करिए, एक दो बार एक बार सोल्यूशन करिए, आप दूसरा प्रॉब्लम करिए, क्वेरी है तो पूछिए, तो जब भी आपको पता चलेगा कि इसको कैसा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वीडियो में इंट्रिंसिक, यील्ड एंड फेयर वैल्यू कवर कर चुके हैं। तो उसी के साथ हम कल देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आप कभी भी लेज़ी मत होइएगा। ख़ास तौर पे लेज़ी हो गए तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी मैं बताया इंट्रिंसिक, यील्ड, फेयर, आप अपनी ओन से एक बार मेरा वीडियो देखे बाद या फिर आप सोल्यूशन करे बाद आप अपनी ओन से करिए, दूसरा सोल्यूशन लेकर, दूसरा प्रॉब्लम लेके करिए, देन इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट आएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।